देखो तोहरे समय के एग्जाम के हिसाब से पूछे डीएनए कैसे बना होता, कैसे बताओ अपन, न्यूक्लियोटाइड से। कैसे? न्यूक्लियोटाइड से। अगर न्यूक्लियोटाइड ना दे रहे तो वहां दे रहे शुगर दे रहे, ठीक, और का दे रहे नाइट्रोजन क्षार, का दे रहे नाइट्रोजन क्षार दे रहे, का दे रहे फास्फेट। तो हाँ, कभो कभो एग्जाम में ऐसा आंसर दे दे कि डीएनए बना होता है तो जहाँ तीनों संगे लिखा है वही का आंसर करेगा। शुगर से बना होता है, नाइट्रोजन क्षार से बना होता है और फास्फेट से। एक ना वो वाला शुगर ना, राइबोस शुगर, दो प्रकार के शुगर होता है ना सरकरा। एक राइबोस शुगर होता है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक। हाँ, फास्फोरिक अम्ल है, यानी चाहिए कि फास्फोरिक अम्ल लिख ले H3PO4 और चाहिए कि फास्फेट कह दे PO4 मतलब ये कहेगा। हाँ कैसे शुगर और शुगर में का अंतर है? कौन शुगर शुगर में जाने थे कि हाँ चल जा कसी याने दिखाई ऐसे कमेंट करबा, मान लो कि होए तब झगड़ा कर ले हो, जातिवाद कमेंट सोच समझ कर चाहिए। सही बात है न, न झगड़ा कर। जैसे मान लो कि पासवान जी हो झगड़ा कर ले कि हमारे जाति कैसे काय कहते हैं। चलो ध्यान से देखा जा, जातिवादी कमेंट हमेशा सोच के समझ के तब दे चाहे न। भारत में जातिवाद बहुत बा, विद्रोह झगड़ा कहीं भी हो सकता है। चलो ध्यान से देखा जा न। तो न्यूक्लियोटाइड शुगर से बना होता, नाइट्रोजन क्षार से बना था और फास्फेट। तो डीएनए में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड का कहीं, यानी डीएनए बहुत बड़ा, लगभग 2 मीटर को था। तो 2 मीटर में कई हजार न्यूक्लियोटाइड मतलब लाखन में रहते हैं। तो कई जब एक से अधिक हो गया तो क्या कहबा पॉली न्यूक्लियो। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाए डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइडों से बना होता, या तो न्यूक्लियोटाइड दे न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है या पॉली न्यूक्लियोटाइडों से बना होता, यानी न्यूक्लियोटाइड की संख्या कई रहता है, ठीक। वही क्या कहबा पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो थोड़ा सा उसमें एक और शब्द समझ ले न्यूक्लियोसाइड, तब डीएनए के बारे में उससे अच्छे जानकारी प्राप्त करा जाए। तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया ना, जिम्मेदार है शर्करा रहा है राइबोज होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो शर्करा रहे और प्लस का रहे नाइट्रोजन क्षार रहे, हाँ और का रहे प्लस फास्फेट। देखो तुझ पे जान के 12 वाले ना जान पावत रहे उस। हाँ तो जिनमें शर्करा रहे, नाइट्रोजन क्षार रहे, फास्फेट, ठीक का कहबा न्यूक्लियोटाइड कहबा। अब यही में एक चीज और पूछा था, न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक क्यों दिक्कत ना बना। अगर हम ये देखो जब तीनों संगे रहे तो क्या कहबा न्यूक्लियोटाइड। अब हम इसमें आगे देखेगा, अगर इनमें सबसे फास्फेट निकाल दे और सिर्फ शर्करा का रहे, नाइट्रोजन क्षार रहे, तो क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड का कहीं। देखो वहाँ टाइड रहा और यहाँ का बा साइड बा, अंतर पूछा था कभी कभी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर। हाँ कभी कभी एग्जाम में बहुत आता, 12 वाले में आवता। तो न्यूक्लियोटाइड समझ गया, जब तीनों जने संगे रहे तो न्यूक्लियोटाइड का भाव में जब फास्फेट निकल जाए तो क्या हो जाए न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोसाइड ना तो वो ना होता है। जब भी रहे तो फास्फेट तीनों जने संगे रहे, फास्फेट अलग से ना रहे। तो शर्करा जब रहे और नाइट्रोजन क्षार रहे, ठीक, नाइट्रोजनी क्षार, तब दोनों जने मिला क्या कहबा न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया कि सरल बा कि नहीं बा, यही पूछा था। तो इसका परिभाषा लिख ले जा, तब तो उसमें एक क्वेश्चन दे, धीरे धीरे हम दिमाग लगाओ जाए कि अंतर का बा। इसमें फास्फेट रहता है, हाँ पहला अंतर हो गया ना, ऐसे 2-3 अंतर हमें से लिखे जा, लिख जा न्यूक्लियोसाइड, इंग्लिश में भी लिख ले। हाँ हेडिंग डाल दे जब तुझे आगे। या शर्करा से और नाइट्रोजन क्षार से न्यूक्लियोटाइड जिसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। हाँ ऐसे उतार पहले लिखा दी तब ऐसे उतारना जैसा।
ये न्यूक्लियोसाइड के निर्माण ना करी, जब भी करे न्यूक्लियोटाइड करी। तो ये हम बतावत है, कभी भी एग्जाम में से प्रश्न बनवा भी नहीं आएगा बा, जब तीनों रही तब जाके निर्माण हुई। ये दू मतलब जब जने दू जने रही तो कोनो चीज का निर्माण ना करी, खाली एग्जाम में प्रश्न बनाए ऐसे कह दिया गया। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का आरएनए का, डीएनए आरएनए न्यूक्लियो लिख ले जा। जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार साथ जुड़े होते हैं, साथ जुड़े होते हैं, बंध रहा था, बताओ तो इसमें के फास्फोडाइएस्टर बंध, कुछ बता दे ना, लिख ले। ग्लाइकोसिडिक दूध बंध पाया जाता है ना डीएनए में, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, नाइट्रोजन बंध होता है, फास्फोडाइएस्टर बंध। तो क्या लिखा जा? और इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता, और इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता, और इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता। इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब जो टाइड और साइड दोनों जने जानते हैं तो अंतर अपने आप बता ले यहाँ। इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब दोनों जने संगे रहे तो क्या कहब? न्यूक्लियो, और तीनों जने संगे रहे न्यूक्लियो। हाँ, ऐसे 60 कट्टे में उतार ले जा। वहाँ डीएनए संरचना पड़ा, तहाँ से जितना भी कंफ्यूजन बना धीरे धीरे दूर हो। कंफ्यूजन बना तो अच्छी बात, यानी पढ़ा था जा। हाँ, ये उतार ले जा, बिना पढ़े कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो टाइट लिखे रह जाए ना, न्यूक्लियोटाइड समझ गया ना? यस सर। जब तीनों जने साथ में रहे ना। आप क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड और साइड में अंतर बताइए। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में देखिए कई अंतर बता ले जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताइए। 2-3 मैक्सिमम हो सकता है। एक हम बता दे रहे हाँ, हैं, दो आप बता दीजिए। इनमें अंतर बताइए। हाँ, उनमें ना फास्फोरस यानी फास्फेट में पाई जाए, उनमें पहला अंतर लिख ले जाए। हाँ, दोनों जने निर्माण, हाँ ये निर्माण ना करे, लेकिन जब ये रही तब तो निर्माण हुए ना, नहीं समझ पाता है। डीएनए निर्माण ना करें, करी ना पर रही हूँ। हाँ, ये दोनों जने रही तब फास्फेटाइड जुड़े, अगर ये दो जने रही फास्फेटाइड जुड़े हैं, ये सभी तो आधार है। डीएनए निर्माण नहीं, ये दो जने निर्माण ना करी, लेकिन इनके बिना निर्माण भी ना हो। हाँ, जैसे खाना पूरा बना सका था, लेकिन बिना नमक का स्वाद नहीं आया। नमक का पूरा बीच में अगर पूरा खाना बना मत डाला नमक, कोनो मतलब ना बा। हाँ, नमक बाद में भी, लेकिन डालब जरूरी बा कि नहीं? तो ये सभी नमक है। तू कितना खाना बना ले बा बिना, मतलब एक गरीब सभी के मरचा जो बेसिक चीज है दे हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है वो आलू हो, मटर हो, यानी मेन सब्जियों से है। ये प्याज है, टमाटर है, मरचा, खाली स्वाद बिना है, यानी बिना इनके शुरुआत हो सकता सब्जी के ना होता है। तो पहला अंतर तो लिख सका था न्यूक्लियोटाइड, पहले लिखे साइड। हाँ, तो पहले न्यूक्लियोटाइड में लिखा जाए, इसमें फास्फेट पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में इसमें फास्फेट पाया जाता है। उनमें लिख ले भाई, इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता। आप देखा ध्यान से, अब आप दिमाग लगे तहाँ से ना।
ती बतावा जो न्यूक्लियोटाइड होत में तीनों जुड़ा रहत ना, तो में फास्फेट होत ह, और फास्फेट के कारण ओकर स्वाद कैसन हो जाए, अम्लीय कैसन हो जाए, लेकिन इनमें फास्फेट जुड़ा बा। हाँ ध्यान देखो पहले समझ, फास्फेट अब कुछ हम पा जाते हैं। कई जगह पाया जाता है, इनका छारी हुए जैसे हड्डी जौन बा वहाँ पाया जाता है, जब बड़े बड़े पत्थर हो- फास्फेट और फास्फोरस अलग अलग होता एक ही चीज हम मतलब फास्फेट से ही आगे चल के फास्फोरस का निर्माण हो गया। है। फास्फोरस तो प्याज में पाया जाता है। हाँ फास्फोरस प्याज में भी पाया जाता है। कहाँ खट्टा होता है? हाँ, तो इतना मात्रा ना है बाकी मजे खट्टा हो जाए ना, हल्का तो जैसे मात्रा जैसा ओकर हिसाब से खट्टा और कड़वा हो ना। अब जैसे मजे प्याज में अगर मजे रहते तो मजे खट्टा हो जाता है, और थोड़ा मात्रा बता हल्का फुल्का रहता है। जैसे हमारा से जौन लार बा हल्का खट्टा बा कि नहीं बा, हल्का खट्टा बा, कैसे एकर pH 6.8 बा, तो खाली हल्का से खट्टा रहे कि ज्यादा खट्टा रहे, खाली हाँ खाली रच रच अनुभव होता है कि खट्टा बा, तो उसी में अनुभव नहीं खट्टा बा, मोहे में लार ला देखा जा कि फीलिंग करा जा खट्टा वाला अनुभव आए ना, गजब। अच्छा कड़वा लगा था खट्टा लगा था, ती बताव जो न्यूक्लियोटाइड हो तो में फास्फेट पाए जाते यानी फास्फोरिक अम्ल पाए जाता है, स्वभाव में गुण में कैसन रहे, अम्लीय रहे, और इनमें पाया जाता, इनमें क्या पाया जाता, नाइट्रोजनी क्षार। इस स्वभाव कैसन रहे, क्षारी कैसन रहे, लिख ले जा। अच्छा और नाइट्रोजन क्षार दोनों पाए जाते हैं ना। हाँ लेकिन उनमें फास्फेट की मात्रा ज्यादा रहती है, क्षार मिल जाते हैं। ना मिलत ना ई वाला क्षार और उ वाला अलग अलग बा ना। जवन केमिस्ट्री वाला पढ़ा है ओकर अलग, एकर संरचना बहुत टफ बा, और जब टफ बा तो आसानी से टूटे न टूटे, और जब आसानी से न टूटे तो क्रिया न करे। कैसे ओकर जो वास्तव में फार्मूला होता है H3PO4 होता है, एक एक कहते हैं फास्फोरिक अम्ल, क्या कहते हैं, आगे जब एक तोड़त है तो फास्फेट बना लेता है PO4 अगर ऐसे लिखा रहे तो फास्फोरिक अम्ल रहे, PO4 लिखा रहे तो फास्फेट रहे। ठीक, यह आगे जाके चाहे ऐसे भी लिख सकता था चाहे ऐसे भी, दोनों अम्ल रहे सर। हाँ दोनों अम्ल हैं। यही के कारण DNA या RNA कैसन स्वभाव के होते हैं, अम्लीय होते हैं। यही के मारा उनका नाम का बा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, हाँ तो लिख लीजिए न्यूक्लियोटाइड में ये स्वाद में कैसे रहे, यानी स्वभाव में, ये स्वभाव में या प्रकृति में जो तो उसमें समझ में आए, ये स्वभाव में अम्लीय होते हैं, ये स्वभाव में अम्लीय होते हैं, ये स्वभाव में अम्लीय होते हैं। उनमें का लिख लेबा, ये स्वभाव या प्रकृति में क्षारीय होते हैं। दो अंतर हो गया, और कौन अंतर बुझात तो इसमें के नहीं के बुझात न, तो एक देखो उनमें शर्करा बा, नाइट्रोजनी क्षार बा, फास्फेट बा, तीन चीज बा, और इनमें दो चीज बा, शर्करा और नाइट्रोजनी। तो बतावा केकर संरचना सरल रहे केकर जटिल रहे, इनका संरचना सरल रहे और उनका संरचना जटिल रहे। हाँ उनमें तीन जने है ना, लिख ले जा। इसकी संरचना या इसका संरचना जटिल होता न्यूक्लियोटाइड में, इसमें बहुत परेशानी है जीवन में। इसकी संरचना जटिल होता है, इसकी संरचना जटिल होती है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना जटिल होता है। हाँ, तुलना में सरल होती है, ना कि एकदम सरल ना है, तुलना में न्यूक्लियोटाइड के लिख ले, न्यूक्लियोटाइड के तुलना में इसकी संरचना सरल होता है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना सरल। हाँ न्यूक्लियोटाइड, तो तीन अंतर बहुत बार इससे ज्यादा लिखे ना हो तो उसमें एग्जाम में, या एक आध और हो तो उसमें देख ला। तो देखा अब न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ रहा जा, साइड भी पढ़ रहा, अब DNA के बारे में हमसे डिटेल में पढ़ेगा। ठीक, तो DNA फुल फॉर्म जाना था जा, क्या होता डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ना। तो इनमें देखा कौन शर्करा पाई जाए, हाँ पहले थोड़ा बेसिक देख लेवा जाए, डीऑक्सीराइबोज का पाई जाए। इनमें जो शर्करा देखा, शर्करा दो प्रकार का, एक राइबोज शर्करा, एक डीऑक्सी। काहे बताए रहे कि जो राइबोज, हाँ बात पहले लिख देता,
जो राइबोज शर्करा होता है कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो कौनो भी चीज से अगर ऑक्सीजन निकले ओके कहब डीऑक्सी का कहब डीऑक्सी। यानी अगर कौनो भी क्रिया होता अगर वहां से ऑक्सीजन निकाल देवत का कहे डीऑक्सी का कहब। बायोलॉजी में केमिस्ट्री में तो ऑक्सीकरण अपक्षरण तो उसमें पढ़ी ना। तो अगर कौनो भी अभिक्रिया बायोलॉजी में देख बजा अगर ऑक्सीजन निकले का कहब डीऑक्सी। तो राइबोज शर्करा से एक ऑक्सीजन निकल जाता। नीट में पढ़बा पूछे कहाँ से निकले था कार्बन नंबर 2 से कहाँ से निकला था। जैसे अब प्रश्न तो उसमें रहता ना तो पूछता कि काहे कार्बन नंबर कार्बन 5 तक रहा था तो कार्बन नंबर 2 से निकला था। काहे जो कार्बन नंबर 2 पे बंध कमजोर रहा था और वहां से निकलब आसान बा। तो जहाँ से निकलब आसान रहे मैंने वही से प्रयास करे तो और ओकर जौन राइबोज शर्करा ओकर ऊर्जा भी ज्यादा खर्च अगर मान ला ऑक्सीजन निकाले में ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दे और राइबोज ही दुनिया से मिट जाए तो कोनो मतलब बा। तो प्रयास करता है कि वहां से ऑक्सीजन निकाली जहाँ से ऊर्जा ज्यादा खर्च कौनो भी चीज अगर बाहर निकाले लगभग तो ऊर्जा खर्च होगी ना हो। हाँ तो जौन डीएनए में शर्करा पाया जाता है डीऑक्सी का पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। हाँ डीऑक्सी राइबोज शर्करा। हाँ और देखा में तीसरा का और पक्का पाया जाता है में फास्फेट का पाया जाता है फास्फेट पाया जाता है। हाँ इनमें नाइट्रोजनी क्षार पाई जाएगी ना पाई जाए ना। आप ध्यान से देख रहे कि इनमें कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार कई प्रकार का रहा 2 प्रकार का रहा। उसके बाद प्यूरिन और पिरा में पूरा मिला के 5 प्रकार का रहा ना। तो नाइट्रोजनी क्षार अरे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन यूरेसिल 5 प्रकार का पढ़े रहो। तो हाँ इनमें हम इस वक्त देखा बा कि डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो हम इस वक्त कंसेप्ट एकदम क्लियर करेगा। एक मतलब एडेनिन हो गया। एडेनिन जब भी जुड़े थायमिन के संगे केकरे संगे तू कौन रहे डबल बंध रहे का रहे डबल बंध। यानी एडेनिन जवन डीएनए बा उनमें नाइट्रोजनी क्षार में एडेनिन हमेशा केकरे संगे जुड़े थायमिन के संगे कौने बंध से डबल बंध से। ई डबल बंध हो हाइड्रोजन बंध का हो हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध एक कमजोर बंध होता है ठीक कैसा। हाँ ये वाला प्रश्न है मैंने एकरे बैलेंस के लिए डबल बंध जरूरी है। वहाँ देखा ट्रिपल बंध भी पाई जाए। तो एडेनिन ये देखो एडेनिन और थायमिन जो है नाइट्रोजनी क्षार है। तो एडेनिन जो बा डबल बंध के संगे केकरे जुड़ा होता है थायमिन। और देखबो ना अब तो ग्वानिन के संगे के जुड़ा था साइटोसिन के जुड़ा था साइटोसिन। और कैसन बंध बा 3 बंध बा। तो का यह कौन बंध हो हाइड्रोजन बंध का हवे हाइड्रोजन बंध। देखो कितना सरल बा कैसा। जवान एडेनिन थायमिन के संगे जब जुड़े तो डबल बंध के संगे संतुलित होए। संतुलन जरूरी है ना केमिस्ट्री में नहीं संतुलित ना हो। यानी बैलेंस संतुलन के लिए डबल बंध यहाँ लगावे। और डबल बंध कौन बंध हो हाइड्रोजन बंध। ग्वानिन जब भी ग्वानिन हमेशा साइटोसिन ना 10 कंसेप्ट क्लियर रहे चाहे। ग्वानिन हमेशा के संगे जुड़े साइटोसिन के संगे और एडेनिन हमेशा थायमिन के संगे। इनमें कौन बंध रहे डबल बंध और इनमें का रहे ट्रिपल बंध। हाँ वो पाया जाता आर्यनय में यूरिन के साथ जुड़ा है यूरिन नहीं जुड़ेगा जुड़े। हाँ अब जैसे ही देखा था थायमिन ना एक स्थान पे जब आर्यनय रहे का रहे डीएनए का स्थान पे जब आर्यनय रहे तो जो नहीं बा एडेनिन के संगे डबल बंध से के जुड़ जाए यूरेसिल। देखा इनका प्रश्न सही रहा ना समझ में आए ना कहा ना समझ में आए ना समझ में आए। तो डीएनए जब डीएनए रहता है एडेनिन के संगे के जुड़े थायमिन। ई का स्थान पे का आएगा आर्यनय का आएगा। तो यहाँ से थायमिन हट जाए और संगे ओकरे स्थान पे आ जाए यूरेसिल आ जाए। जैसे एडेनिन के संगे यूरेसिल आ जाए मतलब यहाँ ना आए ओकरे में आर्यनय में मतलब थायमिन के स्थान पे का पाया जाता है यूरेसिल। तू का हो जाए आर्यनय। अब समझ में आएगा। एडेनिन संगे थायमिन जुड़ा हुआ डीएनए में। जब आर्यनय में हमसे पढ़ब तो जो थायमिन बाय करे मतलब डीएनए में ऐसे रहे डीएनए में ना आए। हाँ वो आर्यनय में बने। अब उतार जाए से बेसिक सही बने समझ में आवे ना जहाँ ना। हाँ सेम रहे पूरा वैसे रहे खाली करे संगे। यानी तुझे आर्यनय भी समझ लो।
और हाँ डीऑक्सी राइबोज शर्करा से क्या राइबोज शर्करा हो जाए बस, अब पूरा वैसे ही रहे। तो डीएनए कैसे बना भी लिख ला पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना बा के पूछे बता ले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहे न्यूक्लियोटाइड एक से अधिक बा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ जैसे जो प्रोटीन का निर्माण होता अमीनो अम्ल से किससे होता, तो एक अमीनो अम्ल यहाँ बा, एक अमीनो अम्ल जुड़ी तब तो बने ना प्रोटीन। अमीनो अम्ल छोटा हो तो प्रोटीन बड़ा, तो मान ला ए अमीनो अम्ल हो गया, ये अमीनो, तो जब पहला बंद बने तो पेप्टाइड बंद कहें, क्या कहें, यानी अमीनो अम्ल के बीच में जो हम बंद पाए जाए तो क्या कहते हैं। अब एक पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ऐसे अमीनो अम्ल जुड़ा चला जाए और बंद बना था, अब जब एक से अधिक बन गए तो क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक, वो डीएनए में पाया जाता है। अब प्रोटीन में जब प्रोटीन का निर्माण होने लगे तब डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। उतना लिखने में समझ जा बजा, आराम से साफ साफ बता जा। और डीएनए में कौन शर्करा होता, डीऑक्सी शर्करा, फास्फेट पाए जाते हैं में, नाइट्रोजनी क्षार में एडेनिन संगे थाइमिन जुड़े, गुआनिन संगे साइटोसिन। हाँ ऐसे, हाँ राइबोज शर्करा। तो क्या भाई हमसे आगे पढ़ा भाई आरएनए प्रकार थोड़ा पढ़ ले। तो सबको फीस जमा हो गया बा? यस सर। मार्च वाला फीस जमा कर देते उसमें, मार्च यानी जो नहीं अप्रैल। बीत गए जमा अप्रैल जमा हो गया। जमा कर दे ठीक रहे ना, नहीं तो गड़बड़ा जाए हमारे से हालत। हम सभी वो दरिया है या उस समुद्र है जहाँ पानी ना आएगा। तो उसमें बड़ा वाला डायलॉग ना सब पढ़ाई लिखल कमजोर है ना, जब 12 पास हो जब 80 तब बोलब तब समझ। दरिया माने होता नदी और समुद्र, तो हम सभी वो दरिया या मतलब समुद्र है जहाँ पानी ना आएगा, और वहाँ मछली भी है, अन्य जानवर भी हैं, हमारे भी संगे और जिन्हें तड़प तड़प के मरे। मछली माने परिवार वाले, पहले से मछलियां रहना ये सब कहते ना दिमाग चाहे एक बार काम मत बुलवा। पनिया पहले रहा, पहले पहले में पानी रहा, लेकिन ऐसा कंडीशन है वाष्पीकरण हो गया पूरा पानी। चलो काल बोल ना देती रहे। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है ना। ये बिठाए थे जवन अपने आप रहे नेचुरली निकले ना, जब बने बना मजा ना आए। हाँ तो भाई नाला धीरे धीरे विकास हुए, तालाब है ना, अबे तालाब है। अरे तुझमें सुने होगा ना, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली। यानी अगर बूंद न रहे तो बताओ नदी के निर्माण हुए, यानी पानी बरसा तो बूंद बूंद हुए पानी जात है, और जब बूंदे बगावत के नहीं, बगावत माने खिलाफ हो जाए, तो समुद्र के निर्माण या नदी निर्माण हो पाए ना। दी बहुत बड़ा डायलॉग है, पढ़ा लिखा वाला सुन। चलो जब याद है बोल दे ना। आगे हम उसमें डीएनए के बारे में देखा जाए तो डीएनए कैसे बना बा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बना बा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बा। अब हम इसमें आगे देखो, लिख ले जा डीएनए का या डीएनए की, हाँ हेडी हाँ संरचना, डीएनए का द्विकुंडलन संरचना, डीएनए का द्विकुंडलन संरचना, द्विकुंडलन
खोज उज बता दे रहे ना डीएनए का हाँ गुरुजी के करे रहा अल्टमान नामकरण हाँ नामकरण कर रहे हैं फ्रेडरिक मिक्सचर करे रहना नामकरण दे रहे हैं ना अल्टमान ओके कह रहे न्यूक्लिक एसिड चल लिख जा डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल या संरचना हाँ द्विकुंडल के द्विकुंडलम द्विकुंडलन न द्विकुंडलन हाँ एक इंग्लिश में लिखना डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिकल कैसे इंग्लिश वाला है थोड़ा सरल लगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए लिखाओ ना खाली 60 में तो इसे समझाओ जे करे समझ में आएगा ठीक बा और समझ में सब पे आ जाए सही 10 में है हाँ थोड़ा सा बा कि ना बा पता ना है वाटसन है क्रिक मॉडल बा तो थोड़ा बता दे ठीक रहे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए तो देखो यहाँ शब्द पे ध्यान देगा कौनो भी रहे चीज ना पहले शब्द पे ध्यान दे चाहे यहाँ का लिखा बा डबल का लिखा बा डबल माने कट रहे दूठ हेलिकल माने जैसे मान लो दूठ रस्सी ले ला और आपस में लपेट इधर तो ही का कहबा ऐसे रस्सी हो जाता है ना हाँ हो जाता जैसे मान लो एक रस्सी इधर बा एक रस्सी इधर बा यही के आपस में ऐसे ऐसे तरवा जैसे लपेटा रहता है तार लपेटा रहा था ना यही का कहबा डबल जीत पाई जाते ना सो जीत हाँ बस अब यही समझ जा तो डबल हेलिकल समझ में आ गया यानी दो ठे तार रहे या रस्सी रहे वो आपस में लपेटा रहे वही का कहबा डबल हेलिकल हाँ तो अब आगे हम समझब जा पहले के समझ लो जाए के दे रहा है के लिए का पुरस्कार पाए तो के दे रहे हैं वाटसन एवं क्रिक के दे रहे हैं दो दोस्त रहे ना दो जने वैज्ञानिक भी रहे वाटसन एवं क्रिक रहे ना ए सब मॉडल जोन बा डबल हेलिकल मॉडल जो हम बा 1953 में दे रहे हैं कब दे रहे हैं सूचक डीएनए खोज जो हम बा 1869 में भरा लेकिन डीएनए की संरचना कब बताई गया 1953 में ठीक अब वाटसन एवं क्रिक देन एकरे लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला का मिला नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज कहते थे किधर दिख रहा है ये मिला रहा 1962 में हाँ बोलो अब ये दिख रहा है का ये जोन डीएनए के बतावा हा दो ठे रस्सी बा आपस में लपेटे बाई के बताए सर वाटसन एवं क्रिक के बताए सर यानी ये पहले डीएनए के बारे में खाली अध्ययन भरा खाली खोज भरा 1869 में ना संरचना और रचना के बारे में नहीं बता रहा खाली बता देन कि एक मतलब पदार्थ होता है रस्सी जैसा उसका डीएनए नाम बा इतना बता देना कि संरचना के बारे में अच्छे से पता तो संरचना यानी वो कैसन देखे में ओकरे बारे में के बता रहे हैं कब बता रहे 1900 ये बतावा दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज होगी ना कैसे डीएनए ही निर्माण हो मतलब डीएनए से ही निर्माण हो डीएनए से विध्वंस हुए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं हमारा क्या मिला रहा नोबेल प्राइज का मिला रहा 1962 में और नोबेल पुरस्कार जो बा दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ठीक कैसा ना एक रूप से दूसरे रूप हाँ खाली एक रूप से दूसरे रूप में जाए थोड़ा बहुत परे थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी में भाई उष्मा गतिकी फर्स्ट नियम सेकंड नियम थर्ड नियम चलता ना इनमें बा फिजिक्स में बा है कि बायो में भी बा 12 में और केमिस्ट्री में भी और थर्मोडायनेमिक्स तो ऊपर 3 नियम बा फर्स्ट नियम सेकंड नियम थर्ड नियम तो देखो नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये मिला था स्वीडन में कहाँ मिला था स्वीडन में मिला था तो लगभग जो करीब प्रारंभ भरा 1900 में कब भरा ये भारत में नहीं मदर टेरेसा पार हम लोग मतलब भारत के नागरिक पाए सकते थे लेकिन ये पुरस्कार मिला था कहाँ स्वीडन में कहाँ मिले स्वीडन में हाँ भारत में की पाए बसे भारत में कई व्यक्ति पाए हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी पाए हैं मदर टेरेसा अब कैलाश सत्यार्थी पाए हैं अमर्त्य सेन पाए हैं तब ये मतलब कि जो गरीब बच्चा हैं उनके भोजन का प्रबंधन करते हैं ना पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ना एक संगे पाकिस्तान का महिला रहे 2014 में से पाए रहे एक संगे पाए रहे मलाला यूसुफ जई खाली सोचा लड़की 14 से 16 साल के बाद लड़की वह समय रही 14 से 2014 में अब तक 10 साल जोड़ ले जोड़ ले तो लगभग 24-25 साल हो गए तो 14 साल का लड़की रही मतलब लगभग तो उसमें ऐसे ही होगा 12-14 साल का वह समय 14-15 हाँ 14-15 साल का ना वह समय वो लड़की बेचारी पाकिस्तान में
कहे से लड़की के भी पढ़े चाहे और लड़किया के भी, मतलब कि पाकिस्तान के रहे महिला जो लड़की रही तो पाकिस्तान के लिए कहे से लड़किया का भी पढ़ाई जरूरी बा और लड़की का भी। ऐसे वहाँ के लोग गुस्सा की ना उनके गोली मार दे। पाकिस्तान के लोग कहें लड़की पढ़े न चाहे, वहाँ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कहते हैं लड़की 5 से ज्यादा न पढ़े चाहे, यानी क्लास 5 तक पढ़े नहीं उसके बाद पढ़ाई जरूरी नहीं। हमारी बात पर नोबेल पुरस्कार मिला था ना। हम ना जिंदा भी मिलता मरने के बाद भी ज्यादातर कोशिश करते हैं कि का देखिए यही सब दिमाग का कम है। हमारे परिवार के दे के दे गजब गजब आदमी हैं। सही बात, दिमाग ऐसे ये सब देखो यही सब खोज करता वाला दिमाग हो बढ़िया हाथे से ना मतलब के दे ही मतलब बा कैसे दे नहीं बाकी तो लोग कहीं पढ़ेगा नहीं। कहा थे लड़की पढ़ब जरूरी ना है, लड़कियां पढ़ नहीं बहुत बा। एक हमारा वहाँ इंजीनियर डॉक्टर कहाँ बने थे, हाँ तो बता रहे ना तो इसे कहानी डिलीवरी के समय उन्हें महिला डॉक्टर चाहे लेकिन 5 से ज्यादा न पढ़े तो महिला डॉक्टर बनी ही। और अगर गलती से अगर मेल जो मेल डॉक्टर प्रेगनेंसी करवा दे तो जान से मार देंगे। ये अनोखा देश हो। वहाँ नियम बा कि पोलियो का दूध नहीं पियोते। अगर मेल डॉक्टर बा पुरुष डॉक्टर बा अगर प्रेगनेंसी कराए देश महिला का तो के जान से मार देंगे कि प्रेगनेंसी बिना महिला डॉक्टर हो जाए। और तोरे यहाँ नियम बा के 5 से नहीं मेल डॉक्टर प्रेगनेंसी कहाँ करेगा था, भारत में भी करत है। जैसे तोरे घरे क्यों रहे जावा करावे मन ही कोशिश करता कि फीमेल डॉक्टर कराए गुरुजी की करे कहाँ तो वही अनपढ़ पकड़ के लिए आवत है चीर फाड़ करत है जो पुराने जमाने में नहीं करते रहे। अरे अनुभव के आधार पे ना पहले की महिला कहाँ पढ़े घरे घरे नहीं आवत रहे। उसमें पार्वती जी का नाम न जानत होगा, पार्वती और सरस्वती दो जने आवत रहे। मतलब हर एरिया फेमस रहे उसमें घरे घरे अरे गधा नाम रहा वो समय घरे घरे बेचारा हो रहे आके डिलीवरी कराओ अच्छा दिखाएं ये नहीं सही बात उतार ले जाए ना। DNA का द्विकुंडलन मॉडल लिख ले जा। ये हम पढ़े थे ये सही राय करते हैं पाकिस्तान DNA का द्विकुंडलन मॉडल। हाँ DNA का द्विकुंडलन मॉडल, द्विकुंडलन समझ में आएगा ना। DNA का द्विकुंडलन मॉडल 1953 में द्विकुंडलन मॉडल 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसके लिए इन्हें 1953 में दिया था। ये हम सेंटेंस बना दे जैसे तो उसमें आगे लिख ले एग्जाम में दिया था ना तो 60 कट लिखन नंबर न मिले ना। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। में नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक नोबेल पुरस्कार बतावा ने स्वीडन में एक व्यक्ति ना देते हैं, संस्था आवे कई जने ये पूरा देश स्वीडन देश के लोग मिल के वो देते हैं आपस में जे दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे भारत में अच्छा काम करता तो मिल जाए पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, बहुत बढ़िया काम कर बताओ स्वीडन वाले देंगे। हाँ स्वीडन वाले चाहे जगह लिए करे चाहे तो अपने प्रयागराज के लिए अगर प्रयागराज में तू गरीबी हटाए दो शिक्षा का माहौल कर दो पूरी दुनिया में तहार नाम हो जाए तो तहार नाम पहले नॉमिनेशन हुए। महात्मा गांधी जी पूरे दुनिया के लिए इतना काम करें भारत के लिए करेंगे नहीं लेकिन उन्हें चलो नोबेल पुरस्कार अनोखा खूब प्रश्न पूछा रामेश्वर के और सब जने आखिर मुझ के मान दे गांधी जी को नोबेल पुरस्कार पूछा कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिला हाँ 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 जी हाँ सुने तो सब जने आखिर गई अंधा मारे चला जाए और गांधी जी के बेचारू 5 दैया नॉमिनेशन गा रहा कि गांधी जी का मिले चाहे नोबेल पुरस्कार लेकिन बेचारू को मिला। उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली के बाद दुनिया में
जय दैया नॉमिनेशन जाते हैं कि वो समय दूसरा व्यक्ति आओ जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनके मिल जाए तो इनका चालू नॉमिनेशन हट जाता रहा पीछे। जैसे भारत में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर क्यों बना है, लेकिन देखा नया नया एक्टर आते पुरस्कार जीत लेते हैं ना। तो हाँ अब ध्यान से देखा वाटसन और क्रिक बताएं डीएनए जो संरचना में द्विकुंडलित होता है। क्या होता है? हाँ यानी पहला शब्द यह बता रहे हैं कि जो डीएनए संरचना में कैसन बा द्विकुंडलित का बा यानी दो ठे धागा आपस में लपेटे हैं, ठीक यानी जुड़ा है। ठीक लिख ले जा पहला पॉइंट ये या वैसे डायरेक्ट लिख ले। इन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है, एक द्विकुंडलित संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से बना होता है। तो यहाँ तक तो तुझे जानता है एक नहीं समझाओ एक बार। और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब हमें समझाए बेकर संरचना और ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा बजा जल्दी समझ में आ जाए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता चला जाता न इनमें एक कंसेप्ट तो इसमें याद करेगा न। तो जहां से अगर देखा यहाँ 2 एंड होता ठीक एक 3 एंड होए अगर यहाँ कहती से 3 से चालू हो तो करे उल्टा के पे अंत हो 5 पे के पे हुए तो वहाँ 3 पे चालू भारत यहाँ के पे अंत हो गया और यहाँ 5 पे चालू हो तो यहाँ के पे अंत। यहाँ कोनो दिक्कत तो मतलब यहाँ से एक शुरुआत हो और यहाँ एक समाप्त हो नहीं। हाँ ये सही प्रश्न को देखो ध्यान समझा जा। देखो जो डीएनए बना न्यूक्लियोटाइड से उनमें शुगर होता नाइट्रोजन क्षार होता और क्या होता फास्फेट ना। तो जौन ही फास्फेट जुड़ा था कैसे नाइट्रोजन क्षार से कैसे तो नाइट्रोजन क्षार में जहाँ जुड़ा था तो एक होता कार्बन नंबर 5 का होता तो ये कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट जुड़ा था कार्बन नंबर 3 पे। अब समझ में आएगा नहीं समझ में कहा नहीं नहीं यह हम पूछे चाहते नहीं बोल दे तो अच्छे जैसे ये मान ये नाइट्रोजन क्षार का संरचना हो ठीक और खाली समझे ये कार्बन नंबर 5 हो का हो कार्बन नंबर 5 यहाँ लिख देते एक फास्फेट यहाँ जुड़ी गया ठीक और ये समझा कार्बन नंबर कहाँ हो 3 का हो और एक फास्फेट कहाँ जुड़ी गया आप समझ में आ गया। एक मारा क्या लिखे है 3 और 5 लिखे अच्छा 3 लिख देगा ठीक बना। तो प्रश्न समझ में आ गया। तो जब हम फास्फेट होता है नाइट्रोजन क्षार से जुड़ा था तो एक कार्बन नंबर 3 से जुड़ा था एक कार्बन नंबर 5 से एक हाँ फास्फेट जो नाइट्रोजन क्षार से जुड़ा था पहला धागा 3 और 5 हाँ पहला धागा 3 और 5 से और दूसरा वाला 5 और 3 से काई से काई 5 3 लिखे समझ में आएगा। काई एक जो फास्फेट नाइट्रोजन क्षार जुड़े एक कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 3 से ये हमारा क्या लिखा 3 और 5 समझ में आएगा। और जोन डैश लिखा लेके एंड कहते हैं क्या कहते हैं यानी जोन ई वाला धागा यहाँ चल के यहाँ समाप्त हो जाए ई वाला धागा यहाँ चल के यानी एकर ऊपर वाला समाप्ति यहाँ पर नीचे वाला समाप्ति अब समझ में ये हमारा एंड लिखे हैं कोनो दिक्कत 3 और 5 का लिखा था समझ में आ गया ना। फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा था कार्बन नंबर हाँ ये वाला लिखा जाता। अब यहाँ तक कोनो दिक्कत बा तो वाटसन और क्रिक कहन के डीएनए के द्विकुंडलन संरचना होता है कैसन होता तो देखा एक धागा ये हो गया एक धागा ये तो 2 हो गया कैसन इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग हो ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खरीदे पड़े तो कोशिका जो हम जब प्याज ले ले हमसे थोड़ा सा ब्लड निकाल ले और ब्लड में निकाल के देखबा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बढ़िया दिखाई वो देखबा धागा जैसा लपेटा रहे ये कलर बदलत रहता मतलब जैसे गाढ़ा रहे ना तो थोड़ा सा रेड टाइप दिखाए हेटेरोक्रोमैटिन होता है यूक्रोमैटिन होता है ना तास में कंफ्यूजन बढ़ जाए तो हाँ
वाट्सन, हाँ खाली सिंपल वाट्सन ने क्रिक बताया डीएनए द्वि कुंडलित होते ही समझ में आएगा बा दुई धागा और आपस में लपेटा नहीं कहते हैं कुंडलन का कही दुई धागा आपस में लपेटा नहीं का द्वि। दूसरा पॉइंट बताएं कि जो एक धागा बा एक 3 इंच से शुरू हुई कहाँ समाप्त हुई 5 इंच पे और दूसरा वाला 5 इंच से शुरू हुई के 3 इंच से। यहाँ तक कोनो दिक्कत तो बस ऐसे समझेगा। ये बताएं देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कुंडलन है मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक एक मुड़ावा कि नहीं। हाँ अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा समझ गया ना। तो कहे नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक देखा कैसे बना था न्यूक्लियोटाइड से ना यहाँ ए हो गया टी हो गया जी हो गया ग्वानिन संगे साइटोसिन फिर एडेनिन संगे क्या जुड़ जाए थायमिन। तो हाँ अब देखा ये धीरे धीरे तो ऐसे जोड़ा चला जा वैसे एक कुंडलन में 10 रहे कितना रहे 10 थे हम यहाँ 10 लिख सके थे। हाँ फिर ग्वानिन साइटोसिन ए टी ऐसे कई रहे ऐसा एक कुंडलन में कई रहे 10 थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के का कहब एक कुंडलन का कहब एक कुंडलन। हाँ देखा यहीं से थोड़ा थोड़ा समझ ले वजह समझ में आ जाए। यहाँ से यहाँ तक के का कहब एक कुंडलन जौन बा में कई न्यूक्लियोटाइड हुई 10 न्यूक्लियोटाइड कितना हुई 10 न्यूक्लियोटाइड। कैसे बना सकते न्यूक्लियोटाइड 10 ठे बनवाए दूगो 3 ठे बनवाए जैसे हम बनाए हैं। अब ऐसे कुलिन में ऐसे भरत चला जाब ठीक या एक में भी भर देबा तो एग्जामिनर जान जाए लिखे है गधा। अरे इतना अब भिख मांगा हम पैसा दे सकी थी थोड़ी बता सकी थी कैसे खर्च करे मैं कौन दुकाने पे। हाँ गजब गजब आदमी है लिख कहाँ अच्छा बोला का कहता है कि देखो ई जोन ए और टी जुड़ा है और यही फास्फेट भी रहे देखिए न्यूक्लियोटाइड का एक संगे टी जोड़े बा जी संगे सी जोड़े बा फिर एक संगे टी ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक 10 रहे कितना रहे। अगर तू किताब में बड़ा बने सकत तो 10 लिख सकत यहाँ 10 लिखाई पाए न लिखाई पाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कहब एक कुंडलन में कई न्यूक्लियोटाइड है 10 न्यूक्लियोटाइड कितना है 10। हाँ जो यहाँ थायमिन के संगे फास्फेट जुड़ जाए। अब देखो ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड ही होगा एक न्यूक्लियोटाइड तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया 2 न्यूक्लियोटाइड के जो बीच का दूरी होता है हाँ हाँ अब हो मतलब 10 की घात -8 ना एंगस्ट्राम में कितना 10 घाते -10 होता ना। हाँ 10 होता फिजिक्स में एक एंगस्ट्राम बराबर का 10 घाते -10 माइक्राम पहले एक ही समझ में जाए कंफ्यूजन बढ़ जाए तो हमें मत कर एक कुंडलन बा तो कई न्यूक्लियोटाइड है यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। हाँ 10 एक कुंडलन में सिर्फ 10 रहे फिर एम में 10 रहे यूं 10 रहे यूं 10 रहे एक ही एडेनिन थायमिन के संग जुड़ा बा हाँ ये एक ही न्यूक्लियोटाइड हाँ ये एक न्यूक्लियोटाइड और जो ग्वानिन हाँ ये दूसरा हो गया फिर ये तीसरा हो गया इसे 10 रहे ठीक। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड ही हो गया एक न्यूक्लियोटाइड तो 2 के बीच के जो दूरी होता कितना होता 3.4 एंगस्ट्रॉम कितना होता 3 कंफ्यूजन बढ़ा था ना कंफ्यूजन होता का होता सिंपल समझेगा। एक कुंडलन में कई न्यूक्लियोटाइड 10 तब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हुए 3.4 एंगस्ट्रॉम कितना हुए। अब समझ में आएगा ये बतावत है वाटसन एवं क्रिक के बतावत है एंगस्ट्रॉम मापत है जिनमें मापत है मतलब बहुत छोटा मात्रक है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो जाए 3.4 तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी मतलब कि गुणा कर देबा तो कितना हो जाए 34 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा दूरी कितना बा 34 एंगस्ट्रॉम कितना बा और जो नहीं हाँ तो पूरा चारों मिला कितना हो जाए 34 के 4 में गुणा कर दे। हाँ कहीं भी मतलब मजे बना सकता था बुक में कितना बड़ा हुआ 4 ठे 5 ठे 6 ठे तो नहीं बने ना। तो ध्यान से देखे बा एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड है और 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो गया 34। हाँ कैसा आपके कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है इनमें ना हो ना कि जो वाटसन में क्रिक बता वहाँ बतना 34 एंगस्ट्रॉम इतना समझावे बिना इतना बना है। अब देखो एक चौड़ाई है कि नहीं हो
एकर जो चौड़ाई है वो होता 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता? हाँ व्यास जो एकर जो डायामीटर बा व्यास में यानी चौड़ाई में कितना होता? यह पूरा के बता रहे हैं वाटसन एवं और यही कहते हैं द्विकुंडलन मॉडल। क्या कहते हैं? सिंपल बा एकदम। पहली बात तो बताएं कि डीएनए द्विकुंडलित होता। क्या होता? द्विकुंडलित होता। एक कुंडलन में कई न्यूक्लियोटाइड है? 10 न्यूक्लियोटाइड है। तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 34 बात है, 2 के बीच की दूरी निकलवा कितना जाए? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो एकर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चौड़ाई वो कितना बा? 20 एंगस्ट्रॉम। ये के बताए रहे वाटसन एवं क्रिक। पहला कुंडल बड़ा रहे उतना, हाँ उतना एकदम सेम रहे। और देखा ध्यान से, आप छोट बड़ बा वो तो हिम्मे बन गया अपना। और इनमें वो हमेशा बता रहे हैं एक संगे के जुड़े टी जुड़े और जी के संगे, और एक संगे डबल बांध के संगे टी जुड़े और जी के संगे ट्रिपल बांध के संगे। यही का होता है मतलब डीएनए का। हाँ? जब बड़ा बन जाए तब जुड़े ना, कथा नहीं समझ पाता तू। अगर हम के यहाँ से लेके एक कुंडल यहाँ तक होगा। अब लिख सकी 10 थे ए टी जी सी ए टी। अब देखो 10 टे लिखा जाए जी सी ए टी। बस ये तारीख हाँ बस ऐसे 10 टे बना देख हो गया। लेकिन वहाँ खाली समझावा बिना 3 टे लिखा। अब समझ में आ गया? हाँ कैसे? हाँ जी हाँ। अब धीरे धीरे प्रश्न आए। पहले इनका मॉडल अभी जो नहीं धागा ना देखा था, यही धागा पे छोटा छोटा से खंड बा है, वही का कहब जीन दोनों तरफ रहते यानी पूरा रहते होके का कहते हैं जीन। एक कुंडल में कई जीन रहते? एक कुंडल में ना लगभग पूरे जीन में लगभग मतलब कि जीन की संख्या बहुत बा, लेकिन जे पूरा जे 3 × 10 घाते 9 हाँ इतना होते हैं एक डीएनए। हाँ एक डीएनए यानी हमारे सब एक डीएनए में ना है। हमारे शरीर में जितना जीन है कुल संख्या कितना बा? 3 × 10 घाते 9 इतना संख्या 20 है। लिखा दे मुझे गधा लिखा हुआ जीन जब पढ़ाने लगा तब उसमें पहले पगलान है। जीन तो मुझे पहले पढ़ाए रहे, बाद में पढ़ाए रहे। अब जीन बताओ ना तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल समझ में। पहले ई मॉडल समझ में आएगा ना, के समझ में आएगा के ना। हाँ जितना आए एकदम परफेक्ट। लड़की कोनो कंफ्यूजन नहीं ना तब बहुत बड़ी ये समझा। 12 वाले नहीं समझ पाते ना, अगर तुझमें 80% भी समझ तो दिमाग IQ लेवल ता से बहुत तेज बा। हाँ ये दो जोड़ा में रहे जो 3.4 बटे। ऐसे जोड़ा में ना बताओ थे एकर और एकर बीच का दूरी कितना बा? 3.4। जैसे A लिखा बा और T लिखा बा और G लिखा बा, और तो यहाँ से लेके जो नहीं बा एकरे बीच का दूरी कितना हो? हाँ फास्फेट। ये जो नाइट्रोजन क्षार ना है, जो एडेनिन और थायमिन ना है एक संगे जुड़ा रहे, थायमिन संगे एक एडेनिन संगे ऐसे जुड़ा तो चला जाए। हाँ नाइट्रोजन क्षार भी जुड़ा। 3 चीज रह जाए ना। ये जो हम बना भी शुगर हवे का हवे, जवन है नहीं बना बता कर ऐसा ये का हवे शुगर हवे। अब यही जाए के जुड़ जाए नाइट्रोजन क्षार संगे फास्फेट के जुड़ जाए फास्फेट। तो तीनों चीजें कब जुड़े? यही में जुड़ा भाई देखात ना बा, और ये दिखावे लगबा ना तो संरचना ना बन पाए। हाँ तीनों चीज नहीं तब बने ना कथा। अभी जो फास्फेट वगैरह संगे जुड़ा बा लेकिन दिखात ना बा। अब समझ में आया? हाँ ये 2D संरचना नहीं मारा ना। हाँ देखबत दिखाए चलो है कथा लो। ये बताओ जा एक कुंडलन में कितना न्यूक्लियोटाइड? 10। तो पूरा 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम ना। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी और जो डीएनए का चौड़ाई में कितना बा? 20 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ तू वाटसन क्रिक मॉडल नहीं जान गया यह है ना। और डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडली। दिखा तक ना द्विकुंडली बस यही 12 में आवत है। हाँ एक पहले लिख ले थोड़ा सा अच्छा बनल जब तक उतना लिखवाए ना पहले के बनल जा। अंतर गुणसूत्र और डीएनए में हल्का सा अंतर बता दी तो हाँ बस देखो है कथा लोग पूछी। जैसे जब पूछबा ना कि केहू पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत रे 12 बायोलॉजी ओजी पढ़े बा या साइंस पढ़े बा, जैसे कब गुणसूत्र पढ़ा जाए कहे पहले यही मनहूस से पूछी गुणसूत्र और डीएनए में का अंतर होता है। अब देख जो गुणसूत्र बा मोटा पतला हो ऐसे बा है ना। अगर एक हफ्ते में ऐसे फैलाए दे तो का हो जाए? डीएनए। देखो कितना सरल बनता ना।
गुणसूत्र जो मोटा बा धागा जैसा वही धागा के अगर हमसे फैला दे पतला सा तो का हो जाए डीएनए का हो जाए डीएनए हो जाए। और ये डीएनए पे ही छोटा छोटा खंड होता है जेके का कहते हैं जीन का कहता है जीन कहते या क्रोमोसोम कहते ना पढ़ा रहे ना जब गुणसूत्र का संरचना पढ़त रह जा तो गुणसूत्र पे देखा छोटा छोटा खंड रन जेके का कहता क्रोमोसोम यही क्रोमोसोम के ही डीएनए का कह देता जीन का कहता जीन। सबसे जीन के बारे में पढ़ब वहां तो लिख ले जा आरएनए पहले आरएनए पढ़ लेवा जाए तब जीन पढ़ा जाए तब जीनोम पढ़ा जाए या समय हो गया चल थोड़ा बहुत पढ़ ले जा फुल फॉर्म लिख ले कम से कम बोरिंग तो नहीं लगा था क्लास। आरएनए का खोज कई वैज्ञानिक रहे जैकब मैनोड के मानत है लेकिन लिखे ना है बकाई सारे आरएनए 3 प्रकार का और तीनों प्रकार का अलग अलग खोज करें तो आरएनए खोज के कर सही बात की ना है कोनो क्लियर बा। हां राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज पहले तो फुल फॉर्म याद रहे चाहे राइबोज न्यूक्लिक एसिड हाँ आरएनए भी कैसे बनावा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनावा न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए देखा आनुवांशिक पदार्थ ना होता लेकिन कुछ छोटा जीव में आनुवांशिक पदार्थ का मतलब बा कि जो लक्षण की पीढ़ी से हाँ तो जो बड़ा बड़ा जीव जितना उसमें आंखी से देख सकी तो हमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ ना होते हमारे से हम कौन आनुवांशिक पदार्थ हो डीएनए। तो जो कुछ छोटा जीव है तो कुछ हाँ ले जा कुछ जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ होता है कुछ जीवों में जैसे जीवाणु हो गया वायरस हो गया कुछ जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब समझ गया जो लक्षण की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाए आनुवांशिक कुछ जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। हाँ होता कुछ बैक्टीरिया सब बैक्टीरिया में है ज्यादातर बैक्टीरिया में होता कुछ बैक्टीरिया में आरएनए होता है कुछ बैक्टीरिया में डीएनए होता है। जैसे बैक्टीरिया रहे जैसे एक जीवाणु फेमस बा ई कोलाई का नंबर ई कोलाई हो वही मानव के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया और नुकसानदायक यानी ज्यादातर जो रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक तो एक इतना उतार ले जा कि कम से काल समझा कौन दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड्स जैसे लैक्टोबैसिलस ना उनमें आ रही है कैसे हाँ बोल ये जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बना वैसे आरएनए कैसे बनावा ना लिखा चले कि हम काल फिर से बताओ पानी पिला दे चालू बा चालू हाँ